Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Charti Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडल गैस। आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है और कौन कौन सी गैसेस आपकी आइडल गैस कैटेगरी में जाएंगी। कोई भी अननोन गैस होगी आप उसको किस तरीके से आइडल गैस बिहेवियर में आप लेके जाओगे और कौन कौन सी गैस आपकी नॉन आइडल गैस मतलब आइडल गैस की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगी। तो पहले मैं बताता हूँ, कल इसके पहले हम लोगों ने जो लेक्चर्स पढ़े हैं, प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े हैं उनको आप रिवाइज़ करते रहो और इसमें कोई भी डाउट रहता है तो ज़रूर आप मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। बिल्कुल। तो चलो बच्चों फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आइडल गैस। यस, तो आइडल गैस की अगर मैं बच्चों में बात करूँ तो एक जैसे अगर मैं एक सिंपल सी लाइन बोलूँ, क्या कोई भी गैस, पहला क्वेश्चन मैं ही कर लेता हूँ, क्या कोई भी गिवन गैस, मैं कोई भी गैस अगर आपको देता हूँ कि कोई भी गिवन गैस आपकी आइडल गैस हो सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। जैसे बेटा इस चैप्टर के पहले हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर, और इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आप बेटा हमने डिस्कस किया था आइडल सॉल्यूशन एंड रियल सॉल्यूशन या फिर नॉन आइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका जो आइडल सॉल्यूशन था, आपका नॉन आइडल सॉल्यूशन था, उसके लिए भी मैंने कुछ रूल्स को फॉलो कराया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कराया था, कुछ पैरामीटर्स को फॉलो कराया था, जिसके बेस पे मैंने आपसे बोला था कि ये गिवन सॉल्यूशन आपका आइडल सॉल्यूशन होगा, जैसे डाइल्यूट और डाइल्यूट और बेरी डाइल्यूट वाला केस, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो बेटा बेरी डाइल्यूट, ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूँ तो सिर्फ डाइल्यूट है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं आपकी मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स आपके जो आपके सॉल्यूट के हैं वो आपकी मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो उस कैटेगरी को बेटा हम लोग डाइल्यूट या बेरी डाइल्यूट कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। यस, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफाइंड होगा तो आपका -7 कैपिटल एम, ठीक है, -8 कैपिटल एम, इस तरीके से आपका मूव करेगा। और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपका बेरी डाइल्यूट सोल्यूशन केस भी मैंने आपको डिस्कस किया था, एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया था, ओके। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे बेरी डाइल्यूट। तो सॉल्यूशन चैप्टर में जैसे मैंने रीड किया था कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके, है ना, आइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, उसी तरीके से मैं बेटा यहाँ पे बात करूँगा आइडल गैस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोई भी गैस, गिवन गैस आपकी आइडल गैस कैसी होगी, कब होगी, तो इस पॉइंट पे हम लोग करेंगे बात। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो आपका फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज़ दी वॉइस लॉ, नेक्स्ट पैरामीटर आपका है चार्ल्स लॉ, एंड नेक्स्ट आपका थर्ड वन दैट इज़ दी एवोगाड्रो लॉ, और इसमें एक लॉ और हम अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इट इज़ गैलोशाक लॉ, ठीक है। तो आप गैलोशाक लॉ को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इट इज़ ए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जनरली बेटा हम लोग बात करते हैं प्रेशर कॉमा वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर, इन तीनों में से, इन तीनों पैरामीटर्स से हम ब्रॉडली बात कर रहे हैं। इन तीनों पैरामीटर्स में से किसी दो को, एनी टू, किसी दो को बेटा आप कर दो कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, किसी दो को बेटा आप क्या बना दो, आप बेटा वेरिएबल, किसी दो को आप बेटा कर दो वेरिएबल, मतलब वो चेंज हो रहे हैं, और इन तीनों में से किसी एक को बेटा कर देंगे हम कांस्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे बेटा मैं किसी दो की बात करूँ तो आप प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर में से किसी दो को आप वेरिएबल बना दो, मतलब वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, और किसी को आप कांस्टेंट कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ऑब्जर्वेशन होगा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो ऑब्जर्वेशंस होगा उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे कुछ आपके लॉज आपके डिसाइड हुए थे, ठीक है। तो उन्हीं लॉज पे हम बात करेंगे। एक्चुअली वो जो लॉज हैं बच्चों आपके, वॉइस लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, एवोगाड्रो लॉ हो, गैलोशाक लॉ हो, ये कहीं ना कहीं जो लॉज हैं आपके वो आइडल कंडीशन को ही सपोर्ट करके आपके डिफाइन किए गए हैं। तो बच्चों हम लोग पहले बात करते हैं वॉइस लॉ की, तो आपका एक सिंपल सा रिवीजन है उसको हम देख लेते हैं। वॉइस लॉ मैंने पहले भी पढ़ा था भाई। वॉइस लॉ क्या है बच्चों? वॉइस लॉ की हम जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टेंट होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई कांस्टेंट क्या क्या होगा बेटा? आपका टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल एन, ये दोनों ही बेटा आपको कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि आप कोई भी आपके पास बीकर है, उस बीकर में बेटा जो भी गैसेस एटम्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन 90% क्वेश्चंस में आपके प्रीवियस ईयर के अंदर ये डायरेक्ट आपको 27% करके बात की जा रही है। तो 27 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ 27 डिग्री सेल्सियस जब भी आपको बोला जाएगा तो क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली आपका टेम्परेचर बेटा क्या रहेगा? कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। और मैं फिर से बोलूँगा, आपके वॉइस लॉ हो, आपके पास चार्ल्स लॉ हो, आपके पास गैलोशाक लॉ हो, इन तीनों लॉज के अंदर आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है बेटा वो तीनों में कॉमनली आपका कांस्टेंट है।
तो फर्स्ट लॉ बेटा देखो आपका वॉइस लॉ, तो वॉइस लॉ के अंदर बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इस केस में बेटा इस बीकर में अगर बेटा आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते हो, आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो प्रेशर इंक्रीज करने में बेटा क्या होगा, गैस बेटा इजिली आपकी क्या बेटा कंप्रेस हो जाएंगी, तो भाई यहाँ पे वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, प्रेशर इंक्रीज करने पे। तो डेफिनेटली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर आप ऐसे बोल दो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये फर्स्ट आपको समझ में आया, इट इज ए वॉइस लॉ। तो वॉइस लॉ के बच्चों में बात को अंडरस्टैंड करने के लिए या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो वॉइस लॉ का मतलब क्या है भाई, जहाँ पे टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, नोट डाउन, कांस्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ कि टेम्परेचर आपको जनरली 90% क्वेश्चंस में आपको 27 डिग्री सेल्सियस आपको दिया जाएगा। तो अंडरस्टैंड कर लेना कि भाई टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, जहाँ पे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बेटा फर्स्ट आपका हो चुका है वॉइस लॉ। इसके बाद हम लोग बेटा बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज दी चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को बेटा हम लोग देखेंगे, तो चार्ल्स लॉ के अंदर बेटा कांस्टेंट किसको किया गया था, यस, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इन दोनों को बच्चों चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट कर दिया गया, जहां पे आपका वॉल्यूम में बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफाइन हो गया। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहां पे आपका प्रेशर होगा कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स होगा कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, जैसे तो फर्स्ट में क्या था 27 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आपके चार्ल्स लॉ को समझने के लिए मैं जरा आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, क्लियर आप समझना। चार्ल्स लॉ के अंदर कुछ मैं बेसिक टर्म आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट चीज़ बेटा याद रखना 1 atm, ऐसा भी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा 1 atm, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, सेकेंड बोल सकते हैं सी लेवल, SEA सी लेवल, ऐसे भी क्वेश्चन में आपको बोल सकता है। नेक्स्ट बेटा क्या बोल सकता है, थर्ड पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ATM, ठीक है। और P इज द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी बोल सकता है। या फिर जो आपका फोर्थ पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ओपन कंटेनर। बच्चों क्या, ओपन कंटेनर। तो जब भी ओपन कंटेनर के बारे में मैं आपको बताऊँ बेटा कॉन्सेप्ट अभी, तो आप पहले देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल के अंदर हम किस तरीके से देखेंगे कि बेटा चार्ल्स लॉ कहाँ पे अप्लाइड होगा। तो क्वेश्चन के अंदर 1 atm के बारे में बोला जाए, सी लेवल के बारे में इंट्रोडक्शन हो रहा हो, और कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात की जा रही हो, या फिर ओपन कंटेनर के बारे में बात की जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे बिल्कुल समझ में आपको आना चाहिए कि यहाँ पे चार्ल्स लॉ आपका अप्लाई होने वाला है। बिकॉज बेटा चार्ल्स लॉ में होता क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट होता है ना, इसलिए मैंने बोला है ओपन कंटेनर। नेक्स्ट वन इज ATM आपका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज सी लेवल, नेक्स्ट इज 1 atm। ऐसा कभी इन्फॉर्म आपको लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो डेफिनेटली आप चार्ल्स लॉ को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है बेटा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट वन इज एवोगाड्रो लॉ। तो एक्चुअली बेटा एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, हम लोग थर्ड पॉइंट पे चल रहे हैं। तो व्हाट इज द एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ाया था, इसके पहले लेक्चर के अंदर भी आपको डिस्कस किया है। तो आपका जो एवोगाड्रो लॉ है उसके अंदर कांस्टेंट क्या क्या होता है। तो एवोगाड्रो लॉ के अंदर बच्चों आपका जो टेम्परेचर है और आपका जो प्रेशर है, ये दोनों ही बेटा किए जाते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट बेटा इन दोनों कांस्टेंट करने का लॉजिक क्या है, जैसे मैंने बोला था कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो आपकी डिफरेंट गैसेस बेटा आपके जो सेम वॉल्यूम की आपकी डिफाइन की जा रही हैं, वहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो अब बेटा कहीं ना कहीं आपके सेम डिफाइंड होंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई जो वॉल्यूम होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जहाँ बेटा एवोगाड्रो के अंदर बेटा किसको करते हैं कांस्टेंट, कीप इन माइंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन दोनों को हम करेंगे कांस्टेंट। तो ये भी बेटा आपका क्या हो गया है, तीनों आपके लॉज में निकल किए। नेक्स्ट लॉज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो लॉ आएगा दैट इज दी गैलुसाक लॉ। बेटा फोर्थ हम पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं, जरा समझेंगे ध्यान से फोर्थ पॉइंट को। तो फोर्थ आपका जो लॉ है दैट इज़ दी, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में डिस्कस बिल्कुल किया है, दैट इज़ दी गैलुसाक लॉ, ठीक है। तो गैलुसाक लॉ एक्चुअली में बेटा क्या बोलता है, जब ध्यान से देखना, गैलुसाक लॉ के बेटा बारे में जब भी बात की जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे क्लोज्ड कंटेनर, बेटा कैसा, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर। तो क्लोज कंटेनर का मतलब क्या है, क्लोज कंटेनर का मतलब है कि आपका जो वॉल्यूम है वो आपका कांस्टेंट हो चुका है। बेटा वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो चुका है। मतलब गैलुसाक लॉ रिलेट करो बेटा क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर का मतलब बेटा वॉल्यूम आपका कांस्टेंट, मतलब जहाँ पे वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों ही कांस्टेंट हो जाएं। क्लियर बच्चों, जहाँ पे वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट हो जाएं, तो उस केस में बेटा क्या होगा, उस केस के अंदर आपका जो प्रेशर होगा, मैं लिखता हूँ, आपका जो प्रेशर होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड गैलुसाक लॉ। क्लियर है बच्चों? ओके यस बच्चों, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को। तो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैंने बताया था बच्चों, बॉयल्स लॉ, मैंने चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ एंड गैलुसाक लॉ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ बेटा वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर। और इस केस में बेटा आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम किस लिख सकते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाइड ऑफ एन इंटू टी, है ना। तीनों को मैं ऐड कर दिया, तीनों बेटा लॉज को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। तो बेटा डिवाइड बाई आपका प्रेशर। अब बेटा यहाँ पे हम साइन को निकालेंगे बेटा, प्रोपोर्शनल के साइन को। तो यहाँ से बेटा क्या आप देखो, पी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, एन इंटू आर इंटू टी। बेटा आर यहाँ पे क्या है, इट इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। एक नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलो ध्यान से आप फोकस करना। अब बेटा आर जो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि जो आपका आर रहता है, जो कैपिटल आर बेटा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट बेटा किस पे होता है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। बेटा कौन कौन से पॉइंट, जैसे आपका नेचर ऑफ गैस एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। क्लियर है? तो आर आपका इंडिपेंडेंट होगा बेटा इन सारे फैक्टर्स पे, इन सारे पैरामीटर्स पे। क्लियर है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि आर आपका डिपेंड किस तरीके से होगा और किस पे होगा। तो बट आपका जो आर की जो वैल्यू होगी ये बेटा डिपेंड करेगी ऑन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, ऑन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब हम बात बेटा कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज द यूनिट्स, ठीक है। मतलब आपके यूनिट्स बेटा किसके यूनिट, यूनिट बेटा किसके, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर के यूनिट्स पे ये डिपेंड करेगा। क्लियर है? ओके इसके बाद तो बनाते हैं बेटा, यहाँ पे हम आर की वैल्यू निकालते हैं किस तरीके से। आर इक्वल टू बच्चों हम लोग लिख सकते हैं पी बी डिवाइड बाई एन टी, क्योंकि पी बी इक्वल टू क्या बच्चों निकला था, एन आर टी। हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर बेटा तो वो आर की वैल्यू निकालने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे याद कर लेते हैं, बट निकालते कैसे हैं वो आपको समझाना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से देखो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी बी डिवाइड बाई एन टी, सीधा, कोई डाउट इसमें नहीं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो आपका आर इक्वल टू क्या बच्चों बना, आर इक्वल टू बना आपका पी बी डिवाइड बाई एन टी। क्लियर है? ओके यस बच्चों, अब ध्यान से हम लोग फोकस करेंगे कि बेटा जो आपका प्रेशर है, प्रेशर को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू आपका बी, नीचे बेटा एन इंटू टी रहेगा। इसके बाद बेटा फोर्स को मैंने बेटा वैसे ही लिखा है, बेटा एरिया को लिखा है मैंने बेटा तो कोई यूनिट्स, दैट इज दी मैंने लिखा है आपका लीटर पर स्क्वायर, है ना। लीटर पर स्क्वायर बेटा मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सेम यूनिट लेके चलना है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, तो वॉल्यूम बेटा आपका एल क्यूब, ठीक है, लीटर बेटा उसकी पावर आपकी 3, नीचे आपका एन इंटू टी। ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ओके अब देखो ध्यान से, यहाँ से बेटा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा क्या बचेगा, एफ इंटू एल डिवाइड बाई एन इंटू टी। अब एफ इंटू एल बेटा क्या बोल सकते हैं हम, वर्क बोल सकते हैं, या फिर हम एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, वर्क और एनर्जी। नीचे बेटा क्या रहेगा, एन इंटू टी। तो यहाँ से हम आर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि आर कैपिटल आर इज द वर्क डन, ठीक है, और एनर्जी पर मोल एन पर केल्विन। बेटा स्मॉल एन है इसलिए पर मोल, बेटा टेम्परेचर इसलिए आप केल्विन मैंने यूज किया है। तो देखो ध्यान से भाई, ये भी चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो आर को बेटा, आर का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल आर को हम बोल सकते हैं कैपिटल आर इज वर्क डन और एनर्जी पर मोल एंड पर केल्विन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा आपको। ओके इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे एच टी पी पे, कि भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किस तरीके से आपकी यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी डिफाइंड होगी। तो फर्स्ट केस पे चलते हैं। तो केस फर्स्ट लेते बेटा, जहाँ पे बेटा आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो आपका वही था पी बी इक्वल टू एन आर टी। जहाँ बेटा हम एन की बात करेंगे तो बेटा 1 मोल, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू बात करें तो बेटा आप कितना, 1 ATM, ठीक है, यस 1 ATM या फिर 1 वॉर आप बोल सकते हो। बेटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भाई कितना होता है बेटा, 22.4 लीटर, ये भी आपको पता है। अब बेटा टी बेटा कितना लेना है, टी की बात करूं तो बच्चों टेम्परेचर आपको लेना है 273 केल्विन, ठीक है। ये एचटीपी कंडीशंस आपकी हो गई हैं। अब इन कंडीशंस को बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको लिखने के साथ अगर बेटा 22.4 लीटर बोलो या फिर 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये मैंने आपको पहले बेटा रिलेशन बताए थे। तो जरा बेटा वैल्यू पुट करते हैं, तो करने से बेटा आपका जो आंसर आएगा, आर की जो वैल्यू आपको आ रही दिख रही होगी, आर इक्वल टू आपका निकल के आया आर की वैल्यू आपकी आ रही है 0.0821 लीटर ATM, और बेटा पर केल्विन पर मोल। तो लीटर ATM बेटा क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर लेके आप एक पॉइंट आपका क्लियर है
दीज टू यूनिट्स कैन चेंज। तो पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारे यूनिट यहाँ पे बेटा निकला है वो यूनिट के अंदर लीटर और जो आपका एटीएम है, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के जो बेटा यूनिट्स हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। बट आपकी जो बेटा केल्विन और जो आपका मोल है इसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, मतलब इसकी यूनिट्स आपकी चेंज नहीं होंगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ईजी है। ओके, इसके बाद तो भाई आर की वैल्यू देखो बेटा डिफरेंट यूनिट का लिख सकते हैं, 0.083 या फिर 0.0821 राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया। अब लीटर में बोलो बेटा, डेसीमीटर क्यूब में बोलो, तो बात तो आपकी उसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? ओके, इसके बाद अब बेटा हम बात करेंगे फिर से एचटीपी की बात करते हैं, बट डिफरेंट यूनिट्स को लेके बात करेंगे। तो देखेंगे जरा यहाँ पे किस तरीके से वैल्यूज आपकी डिफाइन होगी। बेटा एचटीपी पे हम बात कर रहे हैं और एचटीपी पे हम वैल्यू निकालेंगे फिर से। चलो देखो, तो भाई एचटीपी बेटा नंबर ऑफ मोल्स मैंने बन लिया है, टेम्परेचर आपका 273, नेक्स्ट वॉल्यूम बेटा मैंने कितना किया, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कर लिया बच्चों, सीसी के अंदर, ठीक है। तो भाई इसमें चेंज बेटा कितना हो जाएगा, 22400। यस, प्रेशर बच्चों देखो मैंने लिया है 1.01325 इंटू 10⁻6 डाइन, और आपका यहाँ पे दैट इज दी सेंट, आपके यहाँ पे देख रहे होगे, तो ये आपका ये यूनिट हो गया। अब इसके बाद भाई आर की वैल्यू बेटा, आर का जो फॉर्मूला आपका रहेगा दैट इज पी वी इक्वल टू NRT, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो आर की वैल्यू बेटा, आर का जो आंसर आएगा दैट इज 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ से आपका बन गया नेक्स्ट आर की वैल्यू। तो बेटा अगर देख लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बेटा, ये बेटा क्या होता है, 1 अर्ग होता है, ठीक है। बाकी ऐसा और कुछ आपको याद नहीं रखना है, बहुत ईजी है। अब देखो जो फर्स्ट बेटा आपका जो सिस्टम था वो भी एचटीपी पे ही डिफाइन था, बट ये जो आपका सेकेंड सिस्टम आपको दिख रहा है बेटा, फर्स्ट सिस्टम के अंदर वैल्यू आपको दिख रही है 0.0821, ठीक है। और सेकेंड में आप देख लो तो सेकेंड के अंदर आपको दिख रही है बेटा ये आपकी आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻7, बट डिफरेंट यूनिट्स आपको डिफाइन हो रही हैं। क्लियर है? और ये जो बेटा आपका सेकेंड जो मैंने निकला एचटीपी में, ये बेटा आपके सीजीएस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ओके, ये आर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बेटा, फिर से हम डिफाइन करते हैं एचटीपी पे ही। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आप बेटा एमकेएस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ओके, तो एमकेएस सिस्टम के अंदर देखो बच्चों N = 1 मोल फिक्स रहेगा बेटा, टेम्परेचर 273 केल्विन, बट वॉल्यूम देख लो बच्चों मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एमकेएस की बात कर रहे हैं इसलिए 0.0224। नेक्स्ट बेटा प्रेशर भी देखो आप बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा, दैट इज 1.01325 इंटू 10⁻5। बस बेटा आप वैल्यू पुट करो, एमकेएस सिस्टम बेटा हम निकालेंगे आर की वैल्यू। तो आपको चीज़ पता होनी चाहिए, 1 न्यूटन मीटर बेटा इसको हम 1 जूल भी बोल लेते हैं, यहाँ पे बेटा 10⁻7 हम अर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकलेगा R = 8.314 आपका यहाँ से दैट इज दी पर केल्विन पर मोल। तो एक्चुअली बेटा ये आपके जूल में डिफाइन कर रहा है, आप इसको कैलोरी में भी चेंज कर सकते हो। तो भाई आर की वैल्यू बच्चों कैलोरी में क्या होती है, कैलोरी में आपकी रहती है R = 1.99, आप 2 भी डिफाइन करते हैं बहुत लोग डायरेक्ट राउंड ऑफ करने के साथ, तो आपको निकला 1.99 आपका कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉडिफाइड कर सकते हो, जहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा बेटा एक रिलेशन कैलोरी और जूल का। आप देख सकते हो 1 कैलोरी इक्वल टू बेटा 1.184 जूल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 1.99 कैलोरी, तो बेटा समथिंग आपका 4 का ट्वाइस हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू अराउंड आपको मिलेगी 8.314। क्लियर है बच्चों? ओके, तो वैसे भी आपको यहाँ पे 8.314 आपका डिफाइन हो रहा है, आप देख रहे होगे ना 8.314, इसलिए बच्चों बेटा इसको हम 2 कैलोरी में हम डिफाइन कर सकते हैं ना इस तरीके से। यस, तो ये इसका बेटा सिंपल आपका एक्सप्लेनेशन रहा, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम के अंदर किस तरीके से आर की वैल्यू आपकी चेंज होगी और कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, जहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो स्मॉल n और आपका जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू आपको चेंज होती हुई नहीं दिखेगी, बट आपका जो वॉल्यूम है और जो आपका प्रेशर है इन दोनों की वैल्यू आपको चेंज होती हुई दिखेगी। तो ये आपको वैल्यूज बेटा वैसे लेनी है, अगर एमकेएस सिस्टम है तो आपको उसी तरीके से लेना है उसी यूनिट्स के अंदर, अगर आपका सीजीएस सिस्टम है तो उसी तरीके से आपको लेना है। क्लियर है? ओके, इसके बाद अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि भाई आर की डिफरेंट वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। तो आर की डिफरेंट वैल्यूज देखो, तो आपका देखो बेटा यहाँ से लिखा है, तो फर्स्ट आपको एक्चुअली लिखा है मेमोराइज करना है। आप मेमोराइज कर सकते हो, अच्छी बात है, बहुत जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। बट अगर आपको याद नहीं रह रही है ना डिफरेंट यूनिट्स में, तो आपको करना क्या, आपको ड्राइव कर सकते हो, बट याद रखना पड़ेगा बेटा प्रेशर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपकी जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं कि भाई प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो प्रेशर और जो आपके वॉल्यूम्स हैं
वो किस तरीके से आपके डिफरेंट सिस्टम के अंदर लिए जा रहे हैं, तो आपको वही वैल्यू लेनी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखेंगे बेटा फर्स्ट वैल्यू आपको, अगर बेटा देखो आपका वार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, तो इसकी वैल्यू कितने की 0.083। नेक्स्ट देखो बच्चों 0.0821 ये आपका लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल में बेटा है। नेक्स्ट आपका 8.314 × 7 कब लेना है, जब बेटा अर्ग पर केल्विन पर मोल, तो वो सब में कॉमन क्या है, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, ये सब के अंदर बेटा कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब कि आपका जो टेम्परेचर है और जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है ये तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये आपके जैसे बेटा वैसे केल्विन और मोल के अंदर डिफाइन किए जाएंगे, बट चेंज क्या होगा वो भी तो इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चेंज होगा आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बस इसी को आपको डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैलोरी की बात करें तो बच्चों कितने बेटा वैल्यू होगी, दैट इज 2, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे आर की वैल्यू अपन ने समझ लिया है, तो अब आइडल गैस पे हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स को समझने के लिए। तो आइडल गैस के अंदर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट इज पीबी इक्वल टू एनआरटी बेटा। जैसे मैंने पहले बोला था कि भाई आइडल गैस कौन सी गैस होगी, आइडल गैस बच्चों वो गैस होती हैं, गिवन गैसेस में से वो गैस होंगी जो कहीं ना कहीं आपके जो पर्टिकुलर लॉज हैं, लॉज बेटा कौन कौन से, वॉइस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलस्टॉक लॉ, ठीक है, और एवोगाड्रो लॉज, कहीं ना कहीं इन लॉज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उसको बेटा आइडल गैस बोल सकते हैं। जहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका जो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो। जहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज डिफाइन होंगी तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे कि बच्चों वो जो गैस गिवन गैस होगी वो आपकी आइडल गैस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इन चीज़ों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी मिस्टेक बहुत ईजिली हो जाएंगी। क्लियर है, ओके। जितने भी यूनिट कन्वर्जन है वो भी आपको याद रखने हैं। अब चलो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, देखेंगे ध्यान से। तो भाई पीबी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एनआरटी है। जहाँ बच्चों हम बात करते हैं स्मॉल एन क्या होता है, मोल्स, वेट डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आप बोलो, ठीक है। यहाँ से बेटा आप मोलर मास ऐसे बोल सकते हो। अब डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा बात करो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास बेटा ऊपर लिखा है, यहाँ पे वेट लिखो, मास लिखो, एक ही बात है, नीचे बेटा आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लिख सकते हैं पीबी डिवाइड बाई बेटा एन को लिख सकते हैं डब्ल्यू डिवाइड बाई कैपिटल एम, ईजी आपका। तो पी इज इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं बताओ जरा। यहाँ से बेटा मैंने एम को बाहर निकाल दिया, डब्ल्यू बाई बी लिख दिया मैंने। अभी डब्ल्यू बाई बी बेटा क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो आपका डी यहाँ पे आ चुका है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। तो डेंसिटी, तो बेटा यहाँ पे आपके डेंसिटी बेटा क्या रिलेशन बना, पी इज इक्वल टू डी आर टी डिवाइड बाई कैपिटल एम। डी क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। कैपिटल एम क्या है आपका, मोलर मास, या फिर आप बोल सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है, आर आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बता दिया है, और टेम्परेचर आपके केल्विन के अंदर डिफाइन किया जाएगा। समझ में आया क्या, ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट बचा फॉर ए पर्टिकुलर गैस, है ना, फॉर ए पर्टिकुलर गैस, जहाँ पे हम बात करते हैं कैपिटल एम एंड कैपिटल आर, आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। कैपिटल एम क्या है, मोलर मास, ठीक, और कैपिटल आर बेटा क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो किसी भी एक पर्टिकुलर गैस के लिए आर और एम की वैल्यू तो बेटा वैसे ही कांस्टेंट हो जाएंगी। तो जरा देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट बन जाएगा बेटा, तो डेंसिटी बेटा क्या थी आपकी, तो डेंसिटी का रिलेशन देखो बेटा, तो पी इज इक्वल टू क्या था, डी आर टी डिवाइड बाई कैपिटल एम था। तो भाई वहाँ से बेटा देखो अगर आपका एम और आर अगर आपका कांस्टेंट हो रहा है तो इसका लिख सकते हैं बेटा डी डिवाइड बाई, नीचे देखो डी डिवाइड बाई हम क्या लिख सकते हैं, डी आपका प्रेशर, प्रेशर डिवाइड बाई हम लिख सकते हैं आर आपका दैट इज डी इंटू टी। यहाँ पे डी क्या है, डेंसिटी, टी बेटा आपका टेम्परेचर है। तो पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एम लिख सकते हैं। तो भाई एम और आर बेटा क्या है, कांस्टेंट। तो मतलब किसी भी गिवन पर्टिकुलर गैस के लिए आर और एम की वैल्यू तो बेटा वैसे ही कांस्टेंट होने वाली है ना। तो इसका मतलब अगर आपको टू डिफरेंट अगर आपको कंपेरिजन दे रखे हैं गैसेस के बारे में, और बेटा वहाँ पे आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप बना दोगे बेटा P1 डिवाइड बाई D1 T1 इक्वल टू P2 डिवाइड बाई D2 इंटू T2। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, फॉर ए पर्टिकुलर गैस जहाँ पे आपका कैपिटल एम और कैपिटल आर की वैल्यू रहती है कांस्टेंट, तो वहाँ से आप इस रिलेशन को इक्वेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा फॉर ए पर्टिकुलर गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं विद कांस्टेंट प्रेशर। अगर सिर्फ प्रेशर के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे आपको देखना बेटा कैसे रिलेट करना है। तो जब प्रेशर के बारे में बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि प्रेशर कॉमा कैपिटल आर और कॉमा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज द कैपिटल एम, ठीक है। तो ये सब के सब बेटा क्या हो जाएंगे, ये तो आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको बचेगा डी टी इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई आर। तो इसका मतलब बेटा पी एम डिवाइड बाई आर अगर आपको दिख रहा है तो ये तो बेटा क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा, D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको अगर डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में बेटा वेरिएबिलिटी के बारे में बात कर रहा है तो इसको फॉलो करना। अगर क्वेश्चन के अंदर बेटा प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी के बारे में बात करेगा तो यहाँ से फॉलो करना। ये डिफरेंट इक्वेशन हैं बेटा, निकलती वहीं से बेटा, पी बी इक्वल टू एनआरटी से ही, ठीक है।
ओके, अब चलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे, क्लियर, यस। तो बेटा हम बात करेंगे ये डिफरेंट केसेस हैं फॉर ए पर्टिकुलर गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो देख लो क्वेश्चन बेटा, हम डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन डेंसिटी को रिलेट कर रहे हैं, इसमें सीधे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो अगर बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब एम और बेटा कैसे कांस्टेंट रहेगा, यस टी बेटा कांस्टेंट। तो यहाँ से बेटा देखो देख सकते हो पी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू बेटा क्या बनेगा, आर टी बाई एम। तो आर टी बाई एम का मतलब बेटा एम बी कॉन्स्टेंट, आर बी कॉन्स्टेंट और एम बी आपका टी बी कॉन्स्टेंट, मतलब ये बेटा कॉन्स्टेंट। तो क्या बनेगा P1 D1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई D2। तो कभी क्वेश्चन बेटा प्रेशर और डेंसिटी का अगर बेटा आपको वेरिएबिलिटी की बात की जाए तो आपको इसको फॉलो करना है, क्लियर है। ओके, एक दो बार अगर आप इसको लिख के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ईजी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर गैस विथ सेम डेंसिटी। अगर डेंसिटी बेटा आपकी सेम हो जाए, अगर डेंसिटी अगर आपकी सेम हो जाएगी तो वहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो डेंसिटी अगर बेटा सेम हो जाएगी तो फिर से बेटा वही फॉलो करने वाले हैं। तो क्या कांस्टेंट होगा बेटा, एम कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा और आपका डेंसिटी बेटा वैसे ही कांस्टेंट है। तो देखो बच्चों क्या बनेगा, पी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू आर डी डिवाइड बाई कैपिटल एम। तो यहाँ से कांस्टेंट बेटा क्या हो गया आपका, आर डी डिवाइड बाई कैपिटल एम पर कांस्टेंट, तो क्या बचेगा P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। तो बेटा ये एक्चुअली होता है इट इज गैलोशियस लॉ। तो आपको मैं बता देता हूँ बेटा, जितनी भी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट मैंने सारी चीज़ें कांस्टेंट करके आपको बता दी, कांस्टेंट करके। अब इसमें से जो भी आपके बेटा यहाँ पे जो रिलेशंस बन के आ रहे हैं वो रिलेशन कहीं ना कहीं आपको जो मैंने ऑलरेडी जो लॉज पढ़े थे, जहाँ पे आपका चार्ल्स लॉ, वॉइल्स लॉ, गैलोशियस लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्टिकुलर लॉज आपके फॉलो हो रहे हैं, उसी के बेस पे मैं यहाँ पे बाकी टर्म को मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो आपको डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, ठीक है। एक बार इसे आप लिख के देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ओके, यस बच्चों। अब इसके बाद हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं, एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, दैट इज द ओपन वेसल्स एंड क्लोज वेसल्स, ठीक है। तो ओपन और क्लोज वेसल्स को लेके हम लोग पहले बात करेंगे। तो ओपन वेसल्स के बारे में जब भी आपको बेटा कोई भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है ओपन और क्लोज वेसल्स का, तो ओपन वेसल्स के अंदर बेटा क्या क्या कांस्टेंट होता है, क्या क्या वेरिएबल होता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ओपन वेसल्स की जब भी बात की जाएगी तो उस केस के अंदर आपका जो वॉल्यूम बेटा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, आप लिखते चलो। सेकेंड पॉइंट बेटा आपका जो प्रेशर होगा ये भी आपका कांस्टेंट होगा। और थर्ड पॉइंट बेटा मैं बात करूँ स्मॉल एन की बात करें तो बेटा ये होगा आपका वेरिएबल, ठीक है। तो भाई कौन कौन से टर्म बेटा कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट और स्मॉल एन आपका रहेगा बेटा वेरिएबल। तो ये आपको पॉइंट पहले बेटा याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही ईजी है, आपकी ओपन वेसल्स के लिए कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चों मैं बात करूं, इसको राइट डाउन कर लो, आप लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करें क्लोज वेसल्स को लेके। तो क्लोज्ड वेसल्स के अंदर आप देखो, तो क्लोज्ड वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो क्लोज्ड वेसल्स के अंदर बेटा क्या कांस्टेंट होगा, यस वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा, फोकस करना ध्यान से, यस वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट बेटा स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स, ये भी आपका कांस्टेंट रहता है। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट की अगर बेटा बात करें इट इज ए प्रेशर, तो प्रेशर आपका जो होगा, प्रेशर आपका वेरिएबल होगा, ठीक है। प्रेशर कैसा होगा बच्चों, इट इज ए वेरिएबल। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट क्लोज वेसल्स के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट बेटा क्लोज इसलिए आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। नेक्स्ट प्रेशर बेटा आपका रहेगा वेरिएबल। तो ये आपका हो गया बेटा क्लोज वेसल्स ओपन वेसल्स को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग मैथमेटिकली इसको समझेंगे और देखेंगे बेटा क्या बनेगा यहाँ से आपका फॉर्मूला, ठीक। देखो ये बच्चों आपका ओपन आपका मैंने लिया है कंटेनर या वेसल्स लिया है। इसमें देखो बेटा आपका बाहर देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा वो कहीं ना कहीं अप्लाइड हो रहा है, आपको दिख रहा है ना, प्रेशर आपका जो 80 में बात करते हैं ना, ओके। तो भाई इसके अंदर आपकी गैस मैंने फिल कर रखी है। अब इसके बाद अब बेटा यहाँ पे देखो वॉल्यूम बेटा क्या होता है, तो वॉल्यूम भाई वही होता है किसी भी गैस का जो आपका वॉल्यूम कंटेनर होगा। तो भाई बेटा वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट रहेगा, भाई ओपन कंटेनर है तो वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट डिफाइन हो गया है। अच्छा बाहर का जो बेटा PATM है बेटा ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी समझ आपको आ रहा है। तो भाई चलते हैं बेटा इक्वेशन पे। तो PV इक्वल टू NRT, इसमें क्या है कांस्टेंट है, देखो यहाँ बेटा देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और R तो बेसिक कांस्टेंट होता है। तो भाई कांस्टेंट बेटा क्या मिला, PV और R। तो भाई PV इक्वल टू NRT में से आप N2 बेटा एक साइड कर लो, भाई PV भी R बेटा कैसा कांस्टेंट होगा, तो बेटा क्या बना N1 T1 इक्वल टू N2 T2। तो मतलब जब भी कभी क्वेश्चन बने ओपन वेसल्स का तो उस समय आपको जो बेटा फॉर्मूला आपको जो लगाना होगा डायरेक्ट, दैट इज द N1 T1 इक्वल टू N2 T2। मतलब आपके ओपन वेसल्स के अंदर आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है बेटा वो N1 से N2 में चेंज होता है आपको दिखाई देगा, और टेम्परेचर आपका T1 से T2 में चेंज होता है आपको दिखाई देगा। तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना है आपको ओपन वेसल्स। वैसे भी अगर मैं बताऊं कि किसी भी गिवन क्वेश्चंस के अंदर जो भी वेरिएबल चेंज होते हुए दिख रहे हैं, उन चेंज होते हुए वेरिएबल से आपको PV इक्वल टू NRT को आप लिख लेना और लिखने के साथ आप कंपेयर कर लेना कि कौन कौन सी वैल्यू चेंज होती रही है और किसके बारे में पूछा गया है।
तो उसकी इक्वेशन बनाओ आप और सॉल्व करो। बाकी चीज़ों आप रिलेट कर सकते हो कि भाई ये कौन सा लॉ होगा। ये एक आसान सा तरीका होता है जो इजीली आप बहुत ही जल्दी से आप लेस देन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों ओपन बेसिस का एक पॉइंट हम और बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। जैसे बच्चों ये फर्स्ट बीकर है, ये आपका सेकंड बीकर है। भाई फर्स्ट बीकर के अंदर बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या है N1। भाई इसके अंदर बेटा इनिशियल टेम्परेचर क्या है आपका T1। भाई N1 T1 चेंज होता है ना, इसलिए लिखा है मैंने। भाई फर्स्ट बीकर में क्या है बेटा, ओपन कंटेनर है आपका, इसमें मैंने गैस फिल करके रखी है। यस डेफिनेटली आपके यहाँ पे गैस अवेलेबल है। भाई इनिशियल मोल्स का है N1, फाइनल बेटा आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या है आपका T1। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखना। इसके अंदर बेटा मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मतलब T1 से T2 बेटा मैंने टेम्परेचर को शिफ्ट किया, मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया है। और जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस समय काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो बेटा उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, भाई काइनेटिक एनर्जी तो आपकी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। तो जब बेटा वो इंक्रीज होगी तो मुझे बताओ गैस बेटा क्या होगी, वो आपकी एस्केप करेगी। क्लियर, तो गैस आपकी बेटा क्या होगी, गैस आपकी एस्केप कर जाएगी। इसका मतलब सीधा सा पॉइंट ये है कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से बेटा 2 डिफरेंट कंडीशंस आपको दी जाएं, उसमें बेटा आपका इनिशियल बेटा आपका मोल्स N1 है, आपका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल आपका मोल्स N2 है, फाइनल टेम्परेचर आपका T2 है, जहाँ पे आपको बेटा टेम्परेचर सप्लाई किया जा रहा है। तो उस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी बेटा गैसियस एटम्स बेटा मॉलिक्यूल्स की डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से बेटा जो गैसियस एटम्स हैं बेटा वो काफ़ी तेजी से मूव करने स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा वो स्किप कर जाएंगे, आसानी से बाहर निकल जाएंगे, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में सीधा सा क्वेश्चन एक पॉइंट बन सकता है कि हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने एस्केप्ड हो गए, तो आंसर इज वेरी क्लियर। भाई N1 तो मैक्सिमम था, N2 आपका कहीं ना कहीं कम होगा एस्केप करने के बाद, तो आंसर होगा आपका N1 माइनस N2। तो भाई इतने मोल्स आपके कर चुके हैं एस्केप। आप मोल्स आपके बारे में, तो मोल्स में वेट पूछ सकता है, वॉल्यूम दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। यस बच्चों तैयार हो जाओ, फटाफट से कॉपी निकालो, पेन निकालो, फटाफट से लिखना है प्रॉब्लम्स। तो चल दो बच्चों, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, समझेंगे किस तरीके सॉल्व किया जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज दी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ फॉलोइंग गैसेस एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 5 atm प्रेशर। तो फर्स्ट वन इज NH3 अमोनिया, नेक्स्ट वन इज HCl, नेक्स्ट वन इज O2। तो भाई जब डेंसिटी के बारे में कहीं ना कहीं बात की जा रही है तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। P = नल से निकाला था मैंने, P = DRT डिवाइड बाई कैपिटल M। आप 2 से 3 बार लिखना, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो चलो बच्चों लिखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। तो बेटा फर्स्ट गैस का है अमोनिया गैस है, तो भाई प्रेशर बताओ बच्चों कितना है, दैट इज 5 atm। आप इसके अंदर बेटा अमोनिया का मोलर मास कितना, दैट इज 17 ग्राम पर मोल। क्लियर, ओके। यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स आपको रखने पड़ेंगे। यूनिट्स अगर आपने कंफ्यूज कर दिए तो आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा बच्चों। आर बेटा आर देखो 0.0821 लीटर ATM पर केवल, मतलब कहीं ना कहीं आपको यूनिट्स इस तरीके से लेने पड़ेंगे कि जो यूनिट्स आपके कैंसिल आउट होके आपकी डेंसिटी प्रॉपर जो ऑप्शंस में मिल रही है वो ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सको आप इजी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज आर के बाद बेटा टी बच्चों कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, बेटा केल्विन के अंदर लेना है, तो केल्विन के अंदर आप चेंज कर दो इसे, बिल्कुल सही। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, 303 हो गया। अब देखो ध्यान से बेटा, इसमें देखो इस ATM से एक ATM आपका ये कैंसिल, ये आपके पर मोल, ये बेटा मोल आपका पर मोल कैंसिल, इसका बेटा ये केल्विन से आपका पर केल्विन कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या मिला आपको बेटा, लीटर मिल रहा है, और क्या मिल रहा है जरा सर्च करो, और आपको ऊपर ग्राम मिल रहा है। तो भाई इसका जो आंसर होगा बेटा वो ग्राम पर लीटर में होगा, तो आप इसको सॉल्व करो तो बेटा आंसर कितना आया 3.4 ग्राम पर लीटर। आसान क्वेश्चन है, लेकिन बट कीप इन माइंड वेरी इंपॉर्टेंट द यूनिट्स। अगर आपने इस चैप्टर के अंदर यूनिट्स के बारे में अगर आपने स्टडी नहीं की तो बाकी अगर चीज़ें आपने पढ़ ली तो भाई कोई फायदा नहीं है। मेरा सीधा से मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको बहुत ही मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आपको अगर यूनिट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है आप आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl एंड नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दी हम बात करें बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन इनमें भी आप बेटा इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं है। मैं बाकी आप देखो सॉल्व कर लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1.60 किलो पास्कल। ठीक है, प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। द मास डेंसिटी फॉस्फोरस वेपर सेज 0.06388 kg आपका पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको एक क्या बेटा डेंसिटी के बारे में दे रखा है फॉस्फोरस वेपर्स की। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर फॉस्फोरस अंडर दीज कंडीशंस।
तो फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इन गिवन कंडीशंस के अंदर। तो भाई आपको पता है कि इसमें बेटा क्या है, आपको डेंसिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है। मतलब अगर कहीं ना कहीं बेटा कैपिटल एम के बारे में पूछा गया, क्या बाकी चीज़ें दे रखी हैं तो चेक कर लो। टेम्परेचर गिवन है, आर आपको पता ही है, डी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो एम निकाल सकते हो सीधा बच्चों। देखो ध्यान से, तो यहाँ से आप बेटा वैल्यू पुट करो फटाफट से और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। भाई डेंसिटी कितनी है बच्चों, 0.06388, यस मैंने पुट कर दी। नेक्स्ट आर देखो आप, आर बेटा कितना है 8.3, बिल्कुल यूनिट्स के अकॉर्डिंग बेटा लेना है यहाँ पे, क्लियर है। ओके नेक्स्ट बेटा यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बेटा 373, भाई आपका डिग्री सेल्सियस नहीं बेटा केल्विन के अंदर लेना है, डिवाइड बाई एम। और प्रेशर बताओ बज रहा है कितना है बेटा, प्रेशर लेना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, तो बेटा ये बन जाएगा आपका 1.60 इंटू 10⁻3। बस इसमें यूनिट को कैंसिल करो और यूनिट कैंसिल करने के साथ ही आप आंसर तक पहुँचोगे। तो देखो कैपिटल एम बेटा इसको सॉल्व करो तो यहाँ बेटा निकल के आ जाएगा, दैट इज 0.1238 किलोग्राम पर मोल। इसको बेटा ग्राम में चेंज करना है तो आपका बनेगा 123.8 ग्राम पर मोल। क्लियर है बच्चों। ओके लेकिन यहाँ तक नहीं पूछा गया है, आपसे तो पूछा था बेटा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा फास्फोरस का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपन निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स बेटा फॉस्फोरस एटम कैसे निकाल सकते हैं भाई, आपका देखो यहाँ से बेटा मॉलिक्यूल आपका जो मास है बेटा वो कितना है 123.8 ग्राम बेटा, डिवाइड बाई अगर मैं फॉस्फोरस के एटम मास से बेटा डिवाइड कर दूँ दैट इज 31, तो समथिंग आपको यहाँ से 4 आपको मिल जाएगा। तो ये जो 4 आ रहा है बेटा यही क्या है, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम। अरे बात समझ में आई क्या, तो ये बेटा आपका आंसर बन गया P4, तो P4 इज द आंसर। क्लियर है। ओके अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.7 ग्राम ऑफ गैस बेटा 25 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज 0.184 ग्राम ऑफ H2। फिर इसने बोला है कि 17 डिग्री सेल्सियस एंड द सेम प्रेशर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस। बताओ क्या क्या बेटा चेंज हो रहा है, वेरी क्या क्या कर रहा है बताओ भाई। एक तो आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है बेटा, 25 से 17 दिख रहा है, और क्या वेरी कर रहा है बताओ जल्दी से, और यहाँ से क्या वेरी कर रहा है, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो ग्राम के बारे में बात कर रहा है 3.7 ग्राम, यस। और फिर लास्ट में इसने बोला है कि भाई 0.184 ग्राम, लेकिन फिर पूछा क्या है, प्रेशर इसने बोला है सेम है, बट पूछा इसने कि मॉलिक्यूलर बेटा वेट क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट को जरा आप रिलेट करो, मॉलिक्यूलर वेट को बेटा हम लोग रिलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल से, ये कॉमन सेंस आपको पता है। तो भाई जो नंबर ऑफ मोल से मतलब आपका ये N1 से N2 में चेंज हो रहा होगा, और भाई टेम्परेचर तो वैसे ही चेंज हो रहा है ना, अगर ग्राम चेंज हो रहा है मतलब N1 से N2 बेटा चाहे आपका मोल चेंज होगा, तो भाई टेम्परेचर T1 से T2। तो भाई इसको बेटा रिलेट कर लो, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा लॉज इसके बारे में। तो भाई N1 T1 इज इक्वल टू क्या बन गया N2 T2। क्लियर है आपको, यस। इसके बाद आप बेटा वैल्यू पुट करो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बेटा N क्या होता है, गिवन वेट या गिवन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट, ठीक है। जिस भी तरीके से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एटॉमिक मास आपको वैल्यू आपको दे रखी होगी। तो भाई यहाँ से आपका 3.7 क्या है आपको गिवन ग्राम में फर्स्ट केस में, डिवाइड बाई कैपिटल M, यस, इनटू T1 कितना है 298, भाई 25 है ना, 298 केल्विन हो जाएगा। N2 बेटा देख लो, N2 के अंदर देखो बेटा मास कितना है 0.184, जब डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है ना 3.7 से 0.184, डिवाइड बाई बेटा H2 का बेटा, भाई फर्स्ट में तो पता ही नहीं है ना गैस के बारे में, सेकंड बेटा गैस क्या है आपकी H2, तो मतलब 2 आपका एटॉमिक आपका यहाँ पे मास हो जाएगा, यस। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर बेटा मास आपका 2 हो गया, N2 और इज T2 बेटा क्या है 17 डिग्री सेल्सियस, तो 90 आपका बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, कैपिटल M की आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है। मेरे कॉन्सेप्ट समझो आप, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, यस बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बेटा फिर से एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा फटाफट से फोकस करेंगे। सारे बच्चे पहले क्वेश्चन देख लो फिर मुझे बताओ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि ये बेटा जो भी आपको ग्राफ दे रखे हैं उन ग्राफ को बेटा वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर इसके रेस्पेक्ट में ही आपको यहाँ पे ग्राफ डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट आपके ग्राफ आपके रिप्रेजेंट किए गए हैं बेटा, मैंने बोला बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ, इसने बोला है कि 1 atm प्रेशर, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 आपको दे रखे हैं बेटा यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस। तो भाई 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अब ऑप्शंस में आप जरा चेक करो। तो पहले ऑप्शन में देखो बेटा आपका 22.4 लीटर से बेटा यहाँ पे कितना हुआ बेटा 38.8, भाई टेम्परेचर क्या है बेटा आपका 273 से 373। इसी तरीके से आप देखो हर जगह आपके जो प्रेशर और सॉरी आपका जो वॉल्यूम और आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, और कहीं कहीं आपका कांस्टेंट और सेम भी है, लेकिन आपको ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड कराना है।
तो भाई चेंज का क्या हो रहा है भाई, वॉल्यूम और टेम्परेचर में ही बेटा ग्राफ बना है ना, तो BT बेटा इसमें आना पड़ेगा, मतलब B1 T1 इज इक्वल टू B2 T2। बस चारों बेटा आपके ग्राफ के अंदर आपको बेटा वैल्यू लगानी है, और लगाने के साथ आपको चेक करना है कि जो आपका, जब हम बात कर रहे हैं ना बच्चों B2 के बारे में, तो देखो यहाँ से आपका B1 B2 और आपका T1 T2 ये आपको डिफाइन है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको वैल्यूज 3 पुट करो, एक वैल्यू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो मतलब आप देखो यहाँ से ध्यान से दिख रहा होगा आपको, दैट इज आपका ये जो बेटा मैंने सॉल्व किया है, इसमें कितना आपको वैल्यू निकल के आ रही है, दैट इज दी B2 इज इक्वल टू 30.6। अब 30.6 अगर आप देख रहे होगे तो ये चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो मैच करे, दैट इज 30.6। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ग्राफिकल बेस, तो बहुत ही आसान होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बच्चों, कुड 25 ग्राम ऑफ आर्गन गैस इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 1.5 डेसीमीटर क्यूब एक्सेप्ट ए प्रेशर ऑफ 2 बार और एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका है, इफ इट इज बिहेव एज एन आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, तो भाई PV इक्वल टू NRT फॉलो करा दो। अब बस इसमें यही देख लो आप कि ये जो आपको वैल्यूज दे रखी है, उन वैल्यू को आपको कंपेयर कराना है। तो भाई जरा वैल्यू पुट करके देख लो बेटा, आपका n निकालना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर आप बात करोगे भाई, गैस के बारे में तो कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा है ना, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे। हाँ भाई, आर्गन गैस आपको दे रखी है, दिख रहा होगा ना आर्गन गैस, तो भाई आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है 40, 20/40 बेटा स्मॉल n हो जाएगा। आर की वैल्यू बच्चों 0.083। ठीक है, यूनिट्स को याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल एक जैसे यूनिट्स आपको लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट बेटा व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर आई थिंक आपका है 30 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपका बेटा 303। और इसके बाद आप देखो बेटा वॉल्यूम के बारे में, तो आपका वॉल्यूम यहाँ पे कितना डिफाइन कर रहा है, वॉल्यूम आपका डिफाइन कर रहा है क्या, बताओ भाई। यस, वॉल्यूम कितना है, ध्यान से देखो, वेसल्स ऑफ वॉल्यूम 1.5 डेसीमीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम को बच्चों हम लोग बिल्कुल यहाँ पे मॉडिफाइड कर लेंगे। यस, तो वॉल्यूम के यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, उस वैल्यू आपका नीचे डिवाइड कर रहा है, वैल्यू को हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद आप यहाँ देखोगे कि ये जो आपका आंसर डिफाइंड हो रहा है, उसकी वैल्यू बेटा कितनी प्रेशर निकल के 2 बार निकल के आ रही है। तो 2 बार का मतलब क्या लिखा है, अंडर दिस कंडीशन आर्गन विल नॉट बिहेव एज आइडल गैस और ए परफेक्ट गैस। मतलब ये जो कंडीशंस निकल के आ रही हैं, उसमें हम किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, एक्चुअली हम इक्वेट कर रहे थे आइडल गैस के बारे में। तो आइडल गैस में आपका जो आर्गन है वो आपका बिहेव नहीं करता। इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई कोई भी गिवन गैस है तो उसमें आइडल गैस की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कराना पड़ता है, क्लियर है। ओके, यस बच्चों, इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो सब लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। तो जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है उसको हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। ओके, तो बेटा डाल्टन लॉ ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो आपका डाल्टन लॉ है बेटा वो पार्शियल प्रेशर फॉर द गैस, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और जहाँ पे आपका डाल्टन लॉ अप्लाई होगा उस केस के अंदर जो भी हम गैसेस लेंगे वो सारी की सारी गैसेस बेटा कैसे होगी, नॉन रिएक्टेड। बेटा कैसे होंगी, नॉन रिएक्टेड, मतलब आपस में वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करने वाली हैं। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं जरा हम उस पॉइंट पे आएंगे। ठीक, चलो, तो मैं जरा पहले स्टेटमेंट को आपको पढ़ देता हूँ, जरा ध्यान से सुन लो। स्टेटमेंट है आपका, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वेरी इंपॉर्टेंट नॉन रिएक्टिंग गैस, ठीक है, इनक्लोज इन ए डेफिनेट वॉल्यूम इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक है, इंडिविजुअल प्रेशर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है तो बेटा हम पार्शियल वर्ड यूज़ करेंगे। भाई 2 से अधिक गैसेस हैं आपकी, तो भाई 2 से अधिक गैसेस है, तो मतलब बेटा एक गैस का अगर आपको प्रेशर डिफाइन करना है तो डेफिनेटली हम पार्शियल प्रेशर यूज़ करेंगे। मैंने सोल्यूशन के अंदर भी आपको बताया था, तो यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। बट कीप इन माइंड कि जो गैसेस है बेटा आपकी नॉन रिएक्टेड होनी चाहिए, और नॉन रिएक्टेड की बच्चों में बात करूँ तो आपके इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, ओके, बाकी अगर क्वेश्चन के अंदर आपको अगर H2 दे रखा है, आपको N2 दे रखा है, आपको O2 दे रखा है, तो बेटा ऐसे बोला बेटा ये आपकी नॉन रिएक्टेड गैस है, ऐसे एज्यूम करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो किसी भी एक गैस का अगर आपको प्रेशर निकालना है तो डेफिनेटली डाल्टन लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो डाल्टन लॉ बेटा किसके लिए एप्लीकेबल है फिर से रिपीट कर देता हूँ। डाल्टन लॉ बेटा निकालता है पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। ठीक है, और जहाँ गैसेस बेटा कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टेड होनी चाहिए। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने एक बीकर लिया हुआ है भाई, ऊपर से मैंने पिस्टन लगा दिया। अब इसमें बेटा कांस्टेंट क्या क्या है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा,
उसके साथ साथ बेटा और क्या कांस्टेंट होगा मुझे बताओ भाई। जितनी भी गैसेस अवेलेबल है तो मुझे बताओ क्या बेटा गैसेस का वॉल्यूम कैसे डिफाइन होगा। गैसेस का बेटा कोई भी जितनी भी गैसेस हों वो सारी की सारी गैसेस का वॉल्यूम वही वॉल्यूम लिया जाएगा जो बेटा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा। बात समझ में आई क्या? तो वॉल्यूम भी आपका फिक्स रहेगा। अब बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया जीनोन नियोन का, तो भाई टोटल प्रेशर बेटा क्या होगा बताओ भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ जीनोन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन। जितनी भी गैसेस हों आपको इसी तरीके से लिख लेना है। अभी पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे वो जरा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर को सिंपल तरीके से निकालने के लिए बेटा वही पीबी इक्वल टू एनआरटी फॉलो कर लेना आप, पीबी इक्वल टू एनआरटी। जहाँ पे बेटा अगर आपको निकलना है जीनोन का तो क्या लगेगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ जीनोन इनटू बेटा वॉल्यूम तो चेंज बच्चों नहीं होगा, वो वैसे रहेगा, इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ बेटा नंबर ऑफ मोल्स डेफिनेटली बेटा चेंज हो गए, तो आपका ये जीनोन के बेटा हो जाएंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स, आरटी आपका चेंज नहीं होगा। तो ये बेटा बन गया आपका जीनोन का पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन। इसी तरीके से आप बेटा सेकंड इक्वेशन बना सकते हो नियोन की। तो नियोन की बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी, बनाओ जल्दी से। तो सेकंड इक्वेशन बनेगी आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन पीबी इक्वल टू 90, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू एन चेंज बेटा होगा, यस नियोन के मोल्स इंटू आर इंटू टी। बात समझ में आई क्या? तो दोनों इक्वेशन मैंने आपको बनानी सिखा दी। तो ये जो बेटा प्रेशर है यही तो आपका पार्शियल प्रेशर है। अरे बात समझ में आई क्या? यस। तो इन्हीं की वैल्यू निकालो और उठा के बेटा वहाँ पे आप पुट कर दो, तो भाई यहाँ से आपका टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या? टोटल प्रेशर आपका आ चुका है। इसके बाद अब हम बात करें कि डाल्टन लॉ आपका एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं होगा। तो नोटिस वेरी इंपॉर्टेंट, डाल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा जहाँ पे गैसेस आपकी बेटा रिएक्शन परफॉर्म करेंगी। तो जो भी गैस आपकी रिएक्शन परफॉर्म करेंगी वहाँ पे आपको डाल्टन लॉ को बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर सकते हो, ना ही आप लगा सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर क्या बेटा गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ से अगर मैं बच्चों में बात करूँ कि टोटल आपका जो प्रेशर होगा पीटी वो क्या होगा, तो लिख सकते हैं PT इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स NT इंटू RT डिवाइड बाई वॉल्यूम। ये बना आपका फॉर्मूला, नोट डाउन करो फटाफट से। नेक्स्ट, अगर इंडिविजुअल प्रेशर की बेटा बात करें इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन तो क्या बनेगा बताओ भाई, PA इज इक्वल टू बेटा क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अगर A गैस है, इंटू आपका टोटल प्रेशर। अरे बात समझ में आएगी? तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है ना। ओके, इसके बाद अगर आपको बेटा सपोज जीनोन के बारे में बोलेगा तो क्या, तो आप लिख दो इस तरीके से, पार्शियल प्रेशर ऑफ जीनोन इज इक्वल टू भाई मोल फ्रैक्शन बेटा किसका, आपके जीनोन का ही डिफाइन करना पड़ेगा और इनटू आपका टोटल प्रेशर रहेगा। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ये आपका बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है। समझ में आया क्या? क्लियर है? बट याद रखना पड़ेगा बेटा डाल्टन लॉ बेटा किसके लिए अप्लाई नहीं होगा, आपकी रिएक्टिंग गैसेस के लिए। इसके बाद और इसके अंदर अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि भाई टू डिफरेंट गैसेस के बारे में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट है, टू डिफरेंट ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि टू गैसेस हैं और बेटा वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन के लिए बोली जा रही हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं बेटा लो टेम्परेचर पे। तो भाई अब मैं बोलूँगा कि भाई लो टेम्परेचर पे क्या गैसेस पे रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, नहीं करती। तो याद रखना पड़ेगा लो टेम्परेचर पे आपकी जो गैसेस हैं बच्चों वो आपकी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करती है, मतलब नॉन रिएक्टिंग डिफाइन करती है। मतलब गिवन क्वेश्चन के अंदर, गिवन न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको लो टेम्परेचर के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है तो डेफिनेटली जो भी गैसेस गिवन होंगी बेटा वो आपको रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, बट एट हाई टेम्परेचर डेफिनेटली वहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म आपको मिलेगा। क्लियर है बच्चों? ओके, यस बच्चों। अब इसके बाद हम लोग अब जो बात करने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं बेटा उस पॉइंट पे। ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है, जैसे मैं बात कर रहा था बेटा इसको ड्राइव करने के लिए ड्राइव भी कर लेते हैं। PV इक्वल टू एनआरटी, जहाँ पे बेटा वॉल्यूम और टेम्परेचर पर कांस्टेंट है, PT क्या है टोटल प्रेशर है, NT क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैंने बताया था PT बेटा आप निकाल सकते हो इस तरीके से, P1 P2 आपका ये निकल के आ जाएगा। ओके, अगर लॉ की बात करते हैं टोटल प्रेशर बेटा क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, उनकी आप वैल्यू पुट कर दो तो आप बेटा देखो RT बाई बी बेटा आपका बाहर निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा NT इक्वल टू N प्लस N2। मतलब बेटा ये किसके लिए है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा देखो कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, अगर आपका क्वेश्चन में ऐसे बेटा बात है कि भाई इफ़ P1 डिवाइड बाई P2, मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट इक्वेशन जो निकली थी और आपका टोटल प्रेशर उसका बेटा डिवाइड कर दो रेशियो। तो यहाँ से अभी मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन को लेकर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका यहाँ पे देखो मैंने बताया कि भाई अगर आपके फर्स्ट के तो PI इक्वल टू क्या बनेगा, XI इंटू टोटल प्रेशर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे XI बेटा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। XI को हम कैसे लिखेंगे कि भाई जो गिवन गैस बेटा उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये बेटा XI को डिफाइन करेंगे, याद रहेगा आपको। ओके, ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, याद रहने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चों जैसे मैंने पढ़ा था अभी कि आपका जो
पी आई रहेगा, दैट इज दी एक्स आई। जैसे कोई भी गैस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा आपका पी ए इज टू एक्स है इंटू आपका पी टी, ठीक है। उसी तरीके से तो यहाँ पे मैं एक्चुअली कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, इसमें भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो भाई पी आई इज टू क्या लिख सकते हैं, एन आई डिवाइड बाई एन टी इंटू पी टू। भाई आई की वैल्यू बेटा 1 2 3 4 हम लोग पुट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस के लिए। तो भाई पी आई इज टू बेटा क्या बनेगा, एन आई ब्रैकेट के अंदर पी टी डिवाइड बाई एन टी। तो भाई देखो यहाँ से पी बी इज टू एन आर टी में आप फोकस करो तो पी टी डिवाइड बाई एन टी क्या होगा, आर टी डिवाइड बाई बी। तो आर टी डिवाइड बी टू बेटा जो कॉन्स्टेंट हो चुका है ना, इसका मतलब क्या होगा कि जो पी आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई होगा, ठीक है। इसको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा मॉइस्चर एक्वस टेंशन के बारे में। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है, जो बेटा नॉन रिएक्टिंग की बात कर रहे हैं। अलोंग विद गैस सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ऑल्सो प्रेजेंट, डेफिनेटली प्रेजेंट होंगी। तो भाई फिर आपको पूछता है मॉइस्चर के बारे में, तो आपका पी मॉइस्चर ऑफ गैस बेटा क्या होगा, आपका जो पी ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब बेटा ये गैस की फेज में, दैट इज द एक्वस टेंशन। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से वैल्यूज बेटा व्हाट इज एक्वस टेंशन, तो एक्वस टेंशन होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाई H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो व्हाट इज एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाई वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है, सीधा आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है, ओके। इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बेटा क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपका ये क्वेश्चन 10 है, 400 ग्राम ऑफ H2 एंड 1400 ग्राम N2 गैस आर कैप्ट इन वेसल्स एट ए प्रेशर ऑफ 200 atm, ठीक है। और आपको बेटा यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट दी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो H2O2 H2O N2 बेटा आपको एक्शन परफॉर्म करेंगे ही नहीं। वैसे भी N2 की बात करते हैं तो बेटा N2 क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। भाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी वैल्यू बेटा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो भाई इस तरीके से बेटा इजीली ब्रेक नहीं करेगा। तो भाई H2 तो आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता है बेटा, किसको, N2 को। तो अब इस केस में बेटा ये आपकी नॉन रिएक्टिव गैसेस हो चुकी हैं, तो उस केस के अंदर बेटा को पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा। भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू टोटल प्रेशर। भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, स्मॉल एन H2 डिवाइड बाई स्मॉल एन H2 प्लस स्मॉल एन N2। भाई टोटल प्रेशर नीचे हो जाएगा, व्हाट इज पीटी, पीटी इज 200 atm आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब भाई देखो नंबर ऑफ मोल्स H2 की बात कर लो, ग्राम गिवन है आपको दोनों के, तो ग्राम गिवन है तो मोल्स निकाल ही सकते हो ना बच्चों। तो यहाँ से आप मोल्स निकालो और मोल्स निकालने से बाद आप वैल्यू को पुट करो तो आपको 160 atm बेटा मिल रहा है, किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन H2। तो आपको यहाँ पे एन ऑफ H2 निकाला गया है, 400 डिवाइड बाई 2, 2 इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास फॉर द हाइड्रोजन H2 एंड 28 बेटा 14 इंटू 2 हो जाएगा ना N2 केस में। तो आपका 28 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 गैस। तो भाई ये वैल्यू निकालो और यहाँ से आप उड़ा के पुट कर दो, तो आंसर आपको मिला 160 atm। क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंडर कंटेन्स इक्वल वेट ऑफ 4 गैसेस। बेटा 4 गैस क्या है, H2 हीलियम CH4 एंड O2। तो इसमें है आपका आपको दे रखा है -50 डिग्री सेल्सियस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ओके देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाई CH4 इज इक्वल टू 1/12 ऑफ PT। नेक्स्ट आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू PT डिवाइड बाई 27। नेक्स्ट आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स एज कम्पेयर टू अदर गैसेस। नेक्स्ट आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज द हाईएस्ट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर और फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर्स आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो गिवन आपके फॉर्मूलेज थे, गिवन आपके जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, उन्हीं के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे बच्चों कि मान लेते हैं आपका यहाँ पे टोटल जो आपका बेटा आपका जो वेट रहेगा बेटा उसको मान लेते हैं x। तो हाईएस्ट अगर आपको ऐसे बोला जा रहा है कि भाई H2 के बारे में, तो जरा देखो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इसको कैसे, इस तरीके से x डिवाइड बाई 2, भाई गिवन ग्राम डिवाइड बाई आपका मॉलिक्यूलर मास होगा ना 2। और अगर बेटा यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो PI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI रहता है, मैंने बताया था आपको रिलेशन में, ओके। तो यहाँ से बेटा फॉर द हीलियम क्या होगा x/4, बेटा CH4 के लिए x/16 हो जाएगा, बट फॉर द ऑक्सीजन क्या होगा x/32। तो अब यहाँ से मुझे आप देख के बताओ इन सब में से कौन सी वैल्यू आपको हाईएस्ट दिख रही है, कौन सी वैल्यू लोवेस्ट दिख रही है। तो भाई जो आपका x तो फिक्स है ना सबका, तो भाई x बेटा फिक्स है, तो नीचे आपको 32 बेटा बिगर वैल्यूज है, तो ऑब्वियसली बेटा लोवेस्ट वैल्यू आने वाली है स्मॉल n। भाई नंबर ऑफ मोल्स बेटा लोवेस्ट किसके आएंगे, ऑक्सीजन के, बेटा हाईएस्ट किसके आएंगे बेटा H2 के। अरे बात समझ में आई क्या, क्लियर है आपको। बट डेंसिटी तो बेटा आपके यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन रहेगी, ओके। तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्या कि NH2 प्लस N हीलियम CH4 N2 दैट इज इक्वल टू 27x डिवाइड बाई 32। आप अगर इसे इक्वेट करोगे तो बेटा PO2 के बारे में बात करो तो PO2 यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा PT डिवाइड बाई 27। बेटा बाकी टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे ना,
तो आपके बाकी टर्म कैंसिल होंगे, तो ये आपको बेटा PO2 मैंने निकाला है, तो निकालने दो बेटा, इसकी इतनी वैल्यू आई है, तो आप वैल्यू चेक करो जरा। यस, तो पार्शियल प्रेशर O2 तो बेटा सही निकला है, दैट इज PT डिवाइडेड बाई 27। क्या लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट है? डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज द हाईएस्ट, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? ओके, तो ठीक है बच्चों, आज इतने रखते हैं। कल हम लोग मिलेंगे कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।